अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल लेक्चर्स की जानिब से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम अपने ऐसे सीरीज़ का दूसरा ऐसे कवर करने जा रहे हैं। हमारा आज का ऐसे जो इसको हम कवर करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन के बारे में। ये एक बहुत ही ऑड टॉपिक है जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में वक्तन फ़वक्तन रिपीट होता जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान और इसके काजेज़, इसके इम्पैक्ट्स एंड स्ट्रेटजीज़ टू स्टॉप इन्फ्लेशन। ये टॉपिक हमेशा रिपीट होता रहता है, तो इस पर हमने एक ऐसे तैयार किया। आइए ज़रा देखते हैं। ये मैंने ज़रा एक इंट्रोडक्शन दिया है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन की तरफ आते हैं, क्योंकि एक ऐसे में आउटलाइन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर किया जाता है आपके मार्क के हवाले से। सबसे पहले अगर आप इन्फ्लेशन पर ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो आप इसमें इंट्रोडक्शन देंगे। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें ज़ाहिर है आप उसका इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान आप उसका इन्फ्लेशन का ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन देंगे। इसमें ज़ाहिर है आप एक चीज़ आप अपने जहन में रखें, जिस चीज़ पे आप ऐसे लिख रहे हैं उस चीज़ को सबसे पहले आपने डिफ़ाइन ज़रूर करना है और इसको डिस्कस करना है, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू देना है। तो हमने ज़रा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि इन्फ्लेशन द persistent rise in the general price level of goods and services। किसी भी मुल्क में प्राइस में जो जनरल राइज होता है, आम तौर पर जो राइज होता है इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो टर्म्स आपने यूज़ करना है। आप चाहे जिस हिसाब से भी लिखेंगे आपने ये लिखना है कि द जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स and services is called inflation is a critical economic phenomenon affecting nations globally and it's affecting Pakistan too। आपने इस तरह अपना वो दे देना है और इसी तरह से फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू इधर आपके लिए दे दिया है। इसी ही पैराग्राफ में आपने इस चीज़ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है कि भी जी इन्फ्लेशन है, इस इन्फ्लेशन का जो हम कहते हैं जी क्या कहते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। आप इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर आपके पास है तो वो आप डिस्कस करेंगे, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देंगे। और इसी तरह तीसरे नंबर पर आप इसका जो है ना करंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि करंट सिनेरियो में हमारे पास इन्फ्लेशन किस तरह है। ये आपका पहला पैराग्राफ है। आगे जाकर मैं आपके साथ ये कंप्लीट ऐसे भी शेयर करूँगा, आप इसको देख लें, आप इसको समझ लें और समझने के बाद अगर आप चाहें तो इसको अपने लिए नोट करें और इसको एग्ज़ाम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान इस वक्त चूँकि एक्सटर्नल डेट है पाकिस्तान के ऊपर, IMF से उन्होंने डेट लिया हुआ है और डिफरेंट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो इकोनॉमी को सही मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से जो है ना इन्फ्लेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये आगे देखते हैं। आगे हमारे साथ है जी काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कौन सी वो चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को काज कर रही है। सबसे पहले ज़ाहिर है जो हमने इसको नाम दिया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। इकोनॉमिक्स जो आपके जो जो आप में इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है वो आपको बेहतर तरीके से समझ जाएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को कहते हैं कि जहाँ पर चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है बल्कि उनकी सप्लाई कम होती है। अब जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस इन्फ्लेशन को जो है ना डिमांड पुल कर रही है। जब उसको डिमांड पुल करेगा अपनी तरफ तो उसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सॉरी, मैं कभी इन्फ्लेमेशन बोलता हूँ, सॉरी, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरह फिर कास्ट पुल पुश पुश इन्फ्लेशन, सॉरी, कास्ट पुश इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को कहते हैं जो कॉस्ट की वजह से, प्रोडक्शन कास्ट की वजह से जिस इन्फ्लेशन को पुश किया हुआ है उसी को अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे मैंने इसको। और इसी तरह स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं हमारे साथ, कह सकते हैं हमारे सप्लाई चेन्स हो सकते हैं जिसमें हमारे सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होते हैं, चीज़ें टाइम पर नहीं पहुँच पाते, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से चीज़ें टाइम पर नहीं पहुंच पाते सही उस पर, तो फिर इन्फ्लेशन हो जाता है। इसी तरह आपने इसके ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को डिस्कस करना है। आप इसमें कोविड-19 को डिस्कस कर सकते हैं। कोविड-19 की वजह से चूँकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गए थे
उसी वजह से, और ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस में आप ये कह सकते हैं IMF की वजह से, चूंकि पाकिस्तान ने डेट लिया हुआ है, पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट ज़्यादा है। तो इस पैराग्राफ में आप ये 3-4 चीज़ें डिस्कस कर लेना है। आगे चलते हैं जी। आगे हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, या ऑन द इकोनॉमी की जी, इकोनॉमी पर इसके क्या इन असरात हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ परचेजिंग पावर। जो हमारा परचेजिंग पावर होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, तबाह हो जाता है। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में आप चंद साल पहले क्या क्या चीज़ें ले सकते थे। लेट सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो 1000 रुपीज़ में आप एक साल पहले क्या कुछ लेते थे। जो 1000 रुपये की जो पावर थी, आज उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 500 रुपीज़ की इक्वल आ गई है। तो जो चीज़ें, जितनी चीज़ें आप, बिल्कुल इसकी वैल्यू कम हो के गई है, कम हो गई है। 1000 में ले सकते थे, वो अब आप 2000 में ले सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू ऑफ हो गई है। यूँ समझिए आपके पास 500 रुपीज़ या बिल्कुल इससे भी कम, तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गया है। इट्स ए इम्पैक्ट, ये इसका पहला इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये कि अनसर्टेनिटी एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ जब इन्फ्लेशन होगी तो अनसर्टेनिटी आएगी। इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है जिसको हम FDI कहते हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकेगा। FDI जब नहीं आ सकेगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम इसको कह सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, FDI नहीं होगी। अब जब FDI नहीं होगी और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जो इन्वेस्टर होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि that is a big invest that impact on the economy। इसी तरह इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट्स और जो बारोइंग है वो बढ़ जाएंगे। ज़ाहिर है इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा और हमें बारो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। आगे हम इस पैराग्राफ को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे कि स्ट्रेटजीज टू कम्बैट इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, या स्ट्रेटजीज टू स्टॉप द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे कि जी हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरह है, और सप्लाई ऑफ मनी जिसको हम कह सकते हैं, और हमारा फिस्कल पॉलिसी, जो हमारे पॉलिसीज़ मनी के हवाले से हम कह सकते हैं उनको इम्प्रूव करना। और लेट सपोज आगे हम कह सकते हैं जो फाइनेंस के हवाले से हमारे फिस्कल पॉलिसीज़ हैं कि हम हमारी स्पेंडिंग्स हैं इनको इनको हम कह सकते हैं कि मैनेज करना। और इसी तरह सप्लाई, हमारी जो सप्लाई साइड मेजर्स हम लेंगे जिसकी वजह से हम मतलब अपनी सप्लाई को बेहतर करेंगे और अपने एक्सचेंज रेट को बेहतर तौर पर मैनेज करेंगे, ताकि एक्सचेंज रेट उस वक्त बेहतर तौर पर मैनेज हो सकता है जब आपके साथ हम कह सकते हैं कि जी हमारे फॉरेन रिजर्व्स जितने हमारे साथ ज़्यादा होंगे, तो फिर हम ये हो गया हमारे साथ फॉरेन रिजर्व्स ज़्यादा होंगे तो हम अपने एक्सचेंज रेट को बेहतर तरीके से टैकल करेंगे। अब हमारे साथ कौन सी चैलेंजेस हैं जिसको लेकर हमें परेशानी का सामना हो रहा है, हम उसी को डिस्कस करेंगे इन इम्प्लीमेंटिंग एंटी इन्फ्लेशन मेयर्स। जो एंटी इन्फ्लेशन मेयर्स है उनको क्या है, सबसे पहला है पॉलिटिकल कंसिडरेशन। हम अपने यहाँ पॉलिटिकल चेंजेस लाएंगे, कंसिडर करेंगे कि हम किस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस लाकर इन्फ्लेशन को टैकल करेंगे। इसी तरह जो हमारा एक्सटर्नल डेट है, जो हमारे उधार जो हमने लिए हैं डिफरेंट बैंक से या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है जिसमें IMF है, तो उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हमारे साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स न होने की वजह से जो हम एंटी इन्फ्लेशन मेयर्स नहीं ले सकते। इसी तरह हम पब्लिक का जो परसेप्शन है या कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते। तो आगे मैंने आपके लिए फुल ऐसे दिया हुआ है, मैं इसको आहिस्ता से मूव करूँगा, आप ये ऐसे देख लें और अगर चाहें तो आप इसको अपने लिए लिख भी सकते हैं।